नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। आज बीपी मंडल साहब की जयंती है, लेकिन बीपी मंडल साहब का जो पिछड़ों को लेकर के योगदान है समाज को, क्या पिछड़ा उनको उतना सम्मान दे पाया जितने सम्मान के वो हकदार थे? केवल बीपी मंडल साहब नहीं, तमाम वो जो पिछड़ों के महापुरुष हुए जिन्होंने तमाम वो काम किए, बाबू जगदेव प्रसाद, बिंदेश्वर प्रसाद मंडल जी, सिद्धदयाल चौरसिया जी, प्रिया ललित सिंह यादव, तमाम वो नाम जो कहीं न कहीं समाज में बड़े हकदार, इज्जत के हकदार थे, उनको मिला कि नहीं मिला? जयंती है, पिछड़ों में कितना सुधार हुआ, मंडल कमीशन की यार सिफारिशें कितनी लागू हुई, जिनका ख्वाब था, सपना था। बातचीत करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश सचिव अक्षय यादव मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, इनसे समझेंगे पूरी विस्तार तरीके से। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, छात्र राजनीति करते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले और आज मंडल साहब की जयंती है। सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं और मंडल कमीशन के निर्माता हैं। सबसे पहले मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और पूरे पिछड़े वर्ग को बधाई देता हूं। जहां तक सवाल आपने किया कि जो पिछड़ों में जागरूकता है, आरक्षण की जो मूल भावना है और मंडल कमीशन की सिफारिशें हैं, मुख्यतः देखा जाए मंडल कमीशन की मात्र 2 सिफारिशें लागू हो पाई, वो भी 1992 में। उसके बाद 2006 में जो उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ों को आरक्षण 27% मिला। हाँ, सरकारी नौकरियों में आरक्षण 27% दिया गया। लेकिन उसके बाद भी यदि आप देखेंगे तो प्रथम क्लास की नौकरियों में आज भी पिछड़ा वर्ग मात्र 5% भागीदारी अपनी सुनिश्चित करा पाया है। लगभग 30 वर्ष हो गए मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुए। और जब मंडल कमीशन की सिफारिश नहीं लागू हुई थी, उससे पहले का आंकड़ा देखेंगे तो ओबीसी 3% प्रथम क्लास की नौकरियों में था। मात्र 2% का परिवर्तन आया। इसका कारण क्या है? आखिरकार पिछड़ों का हक कौन खा रहा है? आज मंडल जयंती पर ही नहीं, दिन प्रतिदिन इस विषय पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। और मंडल साहब द्वारा जो वो दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने और 3743 जातियों को लगभग वो सम्मिलित किए, पिछड़े वर्ग को जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा था, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, लगातार सामाजिक न्याय की हत्या करती रही और पिछड़ों को न्याय नहीं दे पाई। लगातार जाति आधारित जनगणना की मांग चलती रही और पिछड़ों को न्याय मिल जाए। उसी मूवमेंट को लेकर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव, उस समय नेताजी ने संघर्ष किया, आदरणीय शरद जी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने, मंडल मसीहा, तमाम चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हों, इन लोगों ने काफी संघर्ष किया पिछड़ों को न्याय और हक दिलाने के लिए। और उसी सिद्धांतों पर चलते हुए आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने यह संकल्प लिया है और उन्होंने पीडीए का जो नारा दिया है, 90% आबादी को हक और न्याय दिलाने के लिए वो संकल्पित है और प्रतिबद्ध है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नारा था कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। बिहार के नेता थे। उसके बाद तमाम वो चीजें हुई, बहुत सारे कमीशन बने, आयोग बने, लेकिन आरक्षण को लेकर के अब तमाम जो घोटालेबाजी आती हैं, सरकारी नौकरियों में जो जितना % आरक्षण के हिसाब से जो कोटा बनता है, जितने पदों पर ओबीसी की वैकेंसी आनी चाहिए, चाहे विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की भर्ती को लेकर हो, नियुक्ति को लेकर हो, चाहे वो कुलपति बनाने का भी सवाल हो, चाहे कैबिनेट में, केंद्र की सरकार में सचिव की जैसे पद हो, हर जगह कहीं ना कहीं पिछड़ों के साथ अनदेखी हुई है। कांग्रेस थी, उसने भी ध्यान नहीं दिया, बीजेपी भी नहीं दे रही है। इस पर कैसे कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो लगातार पिछड़ों का हक मार रही है, सबसे पहले यदि आरक्षण की मूल भावना पे बात किया जाए तो छत्रपति साहू जी के, महाराज जी के समय से शुरुआत होती है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उसका लाभ भी मिलता है, उनसे सहयोग भी प्राप्त होता है। और बाबा साहब अंबेडकर की ही देन है कि आर्टिकल 340 जो संविधान में, उसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग बना और मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई। पिछड़ों को 27% आरक्षण मिला। लेकिन ये जो आरक्षण शब्द है, सबसे पहले इसको रूढ़िवादी शब्द बना दिया गया है, एक रूढ़ी से जोड़ दिया गया है। ये आरक्षण नहीं होता है, ये प्रतिनिधित्व होता है। और जो अभी आपने नारा दिया कि जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने कहा 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है 90 भाग, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो जो ये सामाजिक न्याय की राजनीति है, चाहे कांग्रेस रही हो,
आदरणीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव, शरद जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन तमाम समाजवादी नेताओं ने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, उसी विरासत की, उसी लड़ाई की देन है कि आज वर्तमान में भी कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता और कांग्रेस पार्टी भी सामाजिक न्याय पर राजनीति करने के लिए मजबूर है। यही कांग्रेस है जो लगातार जाति आधारित जनगणना करवाने के लिए मांग चलती रही, लेकिन जाति आधारित जनगणना नहीं हो पाई। जैसा आपने आरक्षण और प्रतिनिधित्व का सवाल उठाया है, ये भारतीय जनता पार्टी अभी बीते दिनों आपने देखा होगा लेटरल एंट्री के माध्यम से चोर दरवाजे से जिस तरीके से एक विशेष वर्ग को भरने का ये जो सिलसिला लगातार 10 वर्षों से चल रहा है, ये कोई आज शुरुआत नहीं थी, लेकिन अब इसको वापस लेना पड़ा। इसलिए इस मुद्दे को थोड़ा तूल पकड़ लिया, ये मुद्दे लोगों के अंदर पहुंच गए, लोगों में पहुंच गए। और इसका कारण ये है समाजवादी पार्टी और तमाम उस समाजवादी राजनीति करने वाले नेता, क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक डरी हुई सरकार है, मजबूत सरकार नहीं है, बहुमत में सरकार नहीं है। क्या ये लेटरल एंट्री का फैसला वापस लेते, क्या ये न्याय करते पिछड़ों के साथ? लेकिन फिर भी इनकी मंशा ठीक नहीं आरक्षण के प्रति, सामाजिक न्याय के प्रति। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछड़ों की हकमारी कर रही है, दलितों की हकमारी कर रही है, उनको प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती है। लगातार ठेके पर तमाम सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है। बताइए, यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जिस तरीके से शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, दलित पिछड़ों के छात्रों को शिक्षा से वंचित रखने की जो साजिश चल रही है, शिक्षा को महंगा करके और उनको पूरी तरीके से एक हाशिए पर ढकेलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। केवल वोट पिछड़ों दलितों का लेती है, लेकिन काम पूंजीपतियों और एक विशेष वर्ग के हित में ही करती है भारतीय जनता पार्टी। बाबू जगदेव साहब कहते थे कि पहली पीढ़ी के लोग जो हैं, बहुजनों के पहली पीढ़ी के लोग, पिछड़ों के पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे जो अपने हक और आवाज की बात करेंगे। दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। तीसरी पीढ़ी आ चुकी है। बिहार में भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव लड़ाई लड़ते हैं, अखिलेश यादव यहाँ पर है, मोहन यादव हालांकि बीजेपी में है, वो भी कहीं ना कहीं पिछड़े समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तीसरी पीढ़ी जागरूक हुई है, वो समझती है अपने बहुजनों के संघर्ष को, लड़ाई को। देखिए, बहुजन समाज लगातार अब जागरूक और एकजुट हो रहा है। जैसा अभी आपने जिक्र किया, मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री भारतीय जनता बना रही है, भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बना रही है, लेकिन उनको पावर नहीं दे रही है। ये पिछड़ों का भला नहीं कर सकते हैं, पिछड़ों के साथ ये न्याय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको एक कठपुतली की तरह बैठा दिया गया है। इनकी औकात नहीं है कि ये पिछड़ों के न्याय के लिए बोल दें, पिछड़ों के हक के लिए बोल दें। लेकिन फिर भी ये मंडल कमीशन की और पिछड़े समाज के नेताओं, समाजवादी नेताओं की, समाजवादी आंदोलन की देन है कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक तौर पर भी, जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी मजबूर है न्याय करने के लिए, ये पिछड़ों की ताकत है। और मैं ये पूरे जिम्मेदारी के और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, ये तीसरा पीढ़ी है। आने वाले समय में जाति आधारित जनगणना भी होगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये नारा भी इम्प्लीमेंट होगा। और ये समाजवादी आंदोलन और मूवमेंट को जिस तरीके से, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, फिर आपके एमके स्टालिन साहब हो, तमाम प्रदेशों से ये जो उठी है मूवमेंट की लड़ाई जो उठी है, और आदरणीय पीडीए नायक, आदरणीय अखिलेश यादव ने जिन्हें जो नारा दिया है पीडीए नायक, और वो रूप में उभरे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में पिछड़ों के साथ, 90% आबादी के साथ, जो अगड़े समाज के भी हैं, पिछड़े हैं सामाजिक और शैक्षिक तौर पे, उनको भी न्याय दिलाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अभी बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने मायावती जी को लेकर के एक टिप्पणी की थी, उस पर बड़ा बवाल मचा हुआ है कि गलती होगी, हमने उस महिला को मुख्यमंत्री बना दिया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात इस पे, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस विषय पर दो तरीकों से देखने की जरूरत है। हो सकता है हम राजनीतिक लोग हैं तो राजनीतिक रूप से देखें, लेकिन इसको नॉन पॉलिटिकल रूप से भी देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, और जिस समाज से आती हैं उस समाज के साथ लगातार हजारों वर्षों से उस समाज को हाशिए पर रखा गया, उनका शोषण किया गया, उनको मुख्य धारा में आने से रोका गया और लगातार उनका दलन किया गया। और एक महिला ऊपर से किन परिस्थितियों में उन्होंने संघर्ष किया और भारतीय राजनीति में आकर और
तमाम वो पिछड़े दलितों और वंचित समाज के लोगों को उन्होंने हक और न्याय दिलाया और सामाजिक परिवर्तन के लिए आदरणीय बहन जी ने जो काम किया वो कहीं ना कहीं अतुलनीय है। लेकिन कोई आरोप तो सिद्ध हुआ नहीं। नॉन पॉलिटिकल रूप से देखेंगे तो ना कोई भी जांच हुई उनके ऊपर, ना कोई आरोप उनके ऊपर सिद्ध हुआ। बिना आरोप के किसी को आप भ्रष्टाचारी और दोषी कैसे कह सकते हैं? दूसरा, पॉलिटिकल रूप से देखा जाए तो ये चलन में रहा है भारतीय राजनीति में, चाहे लालू यादव हो, उनको चारों चोर बना देना। जो पिछड़ों के मसीहा हैं, दलितों के मसीहा हैं, नेता हैं, वो जो सामाजिक परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं, हाशिए के वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए राजनीतिक चेतना जगा रहे हैं, उनको एक वर्ग जो है, जो सवर्ण तबका है, वो लगातार उनको चोर साबित कर देगा, उनको गरियाना शुरू कर देगा, तमाम वो गालियां देना शुरू कर देंगे। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से वो बहुजन समाज की एक बड़ी नेता है, उनको अपमानित करने का काम किया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो इस पर स्टेटमेंट दिया, और उसको मैं पढ़ना चाहूंगा, 2 लाइन पढ़ देता हूं, क्योंकि इसका अर्थ बड़ा मार्मिक और बड़ा ही गहरा अर्थ निकलता है। उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खास तौर से वंचित शोषित समाज से आने वाले के प्रति कितनी कटुता भरी है। ये मात्र 2-3 लाइनें नहीं हैं, इसका बहुत गहरा अर्थ है। और ये केवल मात्र उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में एक मैसेज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, देने का काम किया है कि जो पीडीए के नेता है, पीडीए समाज है, जो बहुजन समाज है, उसके प्रति अपमान हम सहेंगे नहीं, उसको हक और न्याय दिलाने का काम करेंगे, और उस समाज के नेताओं के प्रति अभद्र टिप्पणी हम सहन नहीं करेंगे। ये अखिलेश जी ने मैसेज देने का काम किया है। और उसके बाद आदरणीय बहन जी ने भी, मायावती जी ने भी उनको आभार व्यक्त किया है। तो कहीं ना कहीं एक राजनीति में एक नया विमर्श शुरू होता है, क्योंकि अभी हाल ही में 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से जिस तरीके से घबराई हुई है, यदि मायावती जी भी गठबंधन में आ जाती हैं तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए सत्ता से बाहर ही नहीं, पूरे ये कह सकते हैं कि जो ये इनका शोषण करने की नीति है, इनकी नीति पूरी खारिज हो जाएगी। आखिरी सवाल, आजकल की राजनीति में जो शब्दों का इस्तेमाल होता है, जो एक नेताओं के प्रति एक दूसरे से जलन कह सकते हैं, द्वेष कह सकते हैं, जिस तरह की भाषा का उपयोग होता है, बहुत ही अशोभनीय होता है। गाली गलौज तक लोग पहुंच जाते हैं, तमाम चीजें। इन तमाम परिस्थितियों में, इतने लंबे राजनीतिक करियर में, तमाम चुनाव देखे, जीते हारे, मुख्यमंत्री रहे नहीं रहे, अखिलेश यादव इतने सरल स्वभाव से कैसे हैं कि बिल्कुल हंस करके जवाब देना, व्यंग्यों से लोगों को मार देना और बहुत एक सहज तरीके से जवाब देना, ये सहजता, ये सौम्यता कहाँ से आती है? देखिए, ये हमारे नेता की खूबसूरती है, और ये खूबसूरती माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उनको विरासत में मिली है। और उन्होंने इस बात को स्वयं व्यक्त किया जब सदन के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने टिप्पणी किया था श्रद्धेय नेताजी को लेकर। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम किसी के पिताजी पर अभद्र टिप्पणी करें, ये हमारे संस्कार में नहीं है, ये नेताजी ने हमें शिक्षा नहीं दी है। तो हमारा नेता जो भारतीय संविधान की मूल भावना है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो जनादेश है, उसको स्वीकार करते हुए एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, प्रगतिशील नेता है और समाजवादी आंदोलन के भविष्य हैं, और वो सकारात्मक राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह महिलाओं का अपमान नहीं करते हैं, पिछड़े दलितों का अपमान नहीं करते हैं, किसी को जाति के नाम पर वो जातिवादी मानसिकता नहीं रखते हैं। वो न्याय की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान और बाबा साहब का दर्शन और डॉक्टर लोहिया का दर्शन कहता है। तो इसलिए आज देश में बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से और सकारात्मक राजनीति कोई कर रहा है तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, मेरे साथ अक्षय मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई वीपी मंडल साहब की जयंती को लेकर के, पिछड़ों के साथ जो आरक्षण नौकरियों में, सरकारी नौकरी में आरक्षण के साथ घोटाला जो तमाम मामले सामने आते हैं, उसको लेकर बातचीत हुई। अखिलेश जी को लेकर के बात हुई कि कैसे उन्होंने राजनीति की जो टीका टिप्पणी होती है या जो राजनीतिक एक प्रतिस्पर्धा होती है, उससे इतर हट करके मायावती जी के समर्थन में खड़े हुए। उन्होंने बोला, मायावती जी भी कहीं ना कहीं आभार जताती नजर आई कि ठीक है, राजनीति होती है, लेकिन
जहाँ पर बात ऐसी आती है जहाँ दलित पिछड़ों के साथ अपमान होगा, अन्याय होगा, महिलाओं के साथ अन्याय होगा, वहाँ पर राजनीति साइड रहेगी। वो जो मेन बात होगी, गलत को गलत कहा जाएगा। बातचीत हुई, आपके कोई सवाल होंगे पूछेगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।